तो देखो, जैसे सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे सभी को इस फॉर्म में अपन रख सकते हैं। अगर अपन को चाहिए कि z का मापांक क्या होगा, z का मापांक तो ये होता है रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z, इसका रियल पार्ट है x, तो x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट y का स्क्वायर और उसका रूट। इसको बोलते हैं अपन z का मापांक। ठीक है, मापांक को इंग्लिश में मॉड्यूलस बोलते हैं, मॉड्यूलस। अब मापांक का अर्थ क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन इसका ऐसे है, यहाँ पर कोई पॉइंट है एक्स वाई जिसको कि अपन कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई से दिखा रहे हैं, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मूल बिंदु या ओरिजिन से इस पॉइंट की, जिस नाम दे दिया पॉइंट P, इस पॉइंट की जो दूरी होगी, अगर ये पॉइंट है Z तो ये जो दूरी है O से लेकर के और P तक की, इसको मॉड्यूलस Z से लिखा जाता है। ठीक है, मतलब Z का मापांक या मॉड्यूलस ऑफ Z। ठीक है, अब अपन एक चीज़ देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये जो रूट लिया जाता है ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, तो मॉड ऑफ z इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ज़्यादा से ज़्यादा ये इक्वल 0 हो सकता है। ठीक है, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सबके लिए मॉड्यूलस z कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, एक एक करके अपन उनको देख लें। z का जो मॉड होता है, मतलब मापांक, वो रियल पार्ट से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, अब रियल पार्ट पे अगर मॉड लगाएं तो ऐसे ही बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z। मॉड लगाने से क्या होता है, देखो जब अपन किसी रियल नंबर पे मॉड लगाते हैं, जैसे -5 का मॉड, तो इसका मतलब क्या हुआ 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 1 + 3 आयोटा है, अगर मैंने इस पर मॉड लगाया यानी कि इसका मैं क्या ले रहा हूँ अब, मॉड्यूलस, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट कितना है इसका 3, तो 3 का स्क्वायर या 1 + 9, या इसकी वैल्यू कितनी आई, √10। ठीक है, अब सीधी सी बात है भाई कि z का जो मॉड है, मतलब z का जो मॉड्यूलस है, वो z के रियल पार्ट से तो हमेशा बड़ा ही होगा। इसी तरीके से z का जो मॉड्यूलस है वो इसके रियल पार्ट से हमेशा बड़ा ही होगा। और अगर इमेजनरी पार्ट, रियल पार्ट तो हो गया, मॉड्यूलस ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ z का मॉड। अब ये तो एक रियल नंबर है, अगर मैं इस पर मॉड नहीं लगाऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई नेगेटिव नंबर होगा, तो उससे भी तो बड़ा ही होगा। ये नेगेटिव नंबर से तो पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है। 1/z, मॉड्यूलस ऑफ 1/z इक्वल 1/ मॉड्यूलस ऑफ z। अगला जैसे z का मॉड्यूलस -z के मॉड्यूलस के बराबर होगा, z बार के मॉड्यूलस के बराबर होगा, -z बार के मॉड्यूलस के बराबर होगा। यहाँ पे ये जो बार है इसका मतलब क्या है, कॉन्जुगेट। ठीक है, और ये प्लस माइनस आयोटा z के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, प्लस माइनस आयोटा z बार के। ठीक है, तो ये सभी, इन सभी के मॉड्यूलस आपस में कैसे होते हैं, बराबर। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट, मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लाई का मॉड्यूलस उन दोनों के अलग अलग मॉड के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, इसी से अपन एक और रिजल्ट डिडक्ट कर सकते हैं कि z की पावर n इक्वल मॉड ऑफ z की पावर n, मतलब z की पावर n का मॉड्यूलस और मॉड्यूलस की पावर n, एक ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, z1/z2 का मॉड्यूलस ऑफ z1/ मॉड्यूलस ऑफ z2 के बराबर होगा। ठीक है, और जैसे
Z1 प्लस Z2 का जो मॉड्यूलस, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, Z1 और Z2 का जो मॉड्यूलस है ये हमेशा छोटा या बराबर होगा Z1 के मॉड्यूलस प्लस Z2 के मॉड्यूलस के, ठीक है। इसी तरीके से Z1 प्लस Z2 का जो मॉड्यूलस है ये हमेशा बड़ा या बराबर होगा, देखो अब यहाँ पे एक चीज़, Z1 का मॉड्यूलस माइनस Z2 का मॉड्यूलस, तो यहाँ पे ये जो मॉड लगा हुआ है ना ये वाले, इनका मतलब तो मॉड्यूलस है ये वाले जो अपन ने पढ़ा था ना, क्योंकि ये किस पे लगा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अब Z1 माइनस Z2 या मॉड्यूलस ऑफ Z1 और मॉड्यूलस ऑफ Z2 ये दोनों अब रियल नंबर है। देखो मॉड्यूलस अपन किसका निकालते हैं, सम्मिश्र संख्या का, लेकिन मॉड ऑफ Z ये क्या होता है, ये तो एक रियल नंबर होगा ना, मतलब मॉड ऑफ Z जो इक्वल होता है x² प्लस y², ये तो कैसा होगा, ये तो रियल नंबर होगा ना, ठीक है। तो दो रियल नंबरों का माइनस करने पे भी कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा। तो ये जो अपन मॉड लगा रहे हैं ये सिंपल मॉड है। ये कौन सा वाला मॉड है, जिसमें अपन देखते हैं कि मॉड ऑफ 5 इक्वल 5 और मॉड ऑफ -5 इक्वल 5, मतलब जो सिर्फ पॉजिटिव करे। तो Z1 और Z2 के सम का जो मॉड्यूलस होगा वो उन दोनों के अलग अलग मॉड्यूलस के अंतर से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। इस मॉड को लगाने का मतलब अपन अंतर ले सकते हैं कि दोनों में अंतर कितना है। अब ये जो आइडेंटिटी होती है इनके क्वेश्चंस में यूज़ करवाते हैं ये, तो ये याद हो तो अच्छा है, याद रखनी है। मतलब Z1 माइनस Z2 इज़ लेस दैन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। इसमें मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, पर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। मॉड ऑफ मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 इज़ लेस दैन इक्वल मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2, ठीक है। अब एक रिजल्ट है कि इफ़ मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस माइनस मॉड्यूलस ऑफ Z2 इक्वल मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2, दो नंबर्स के प्लस का मॉड उन दोनों के अलग अलग मॉड्यूलस के योग के बराबर हो तो Z1 तथा Z2 संरेख होंगे, ठीक है। देखो इसका मतलब है कि Z1 तथा Z2 संरेख होंगे ओरिजिन के साथ में। इसके बारे में खैर और बाद में चर्चा कर लेंगे, पर इसका मतलब ये है कि ओरिजिन Z1 और Z2 ये तीनों एक ही रेखा पर होंगे, ठीक है। चाहे Z1 प्लस Z2 के बराबर हो, चाहे Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस Z1 प्लस मॉड्यूलस Z2 के बराबर हो, ठीक है। इसके साथ में छोटी सी चीज़ और कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 इक्वल 1 होने का मतलब है दिस इम्प्लाइज Z इकाई त्रिज्या का मतलब 1 रेडियस, इकाई त्रिज्या के वृत्त पर स्थित होगा। और ये जो सर्कल होगा, ये सर्कल ऐसा होगा जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। मतलब अगर मॉड्यूलस ऑफ Z1 इक्वल 1 है तो अगर रेडियस ओरिजिन को सेंटर मान के एक रेडियस का एक सर्कल बनाए अपन, तो इस सर्कल पर Z होगा, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो इनके बारे में तो अपन और चर्चा कर लेंगे। एक चीज़ अपन ने देख ही ली थी कि Z1 ग्रेटर देन Z2 या Z1 लेस देन Z2, ऐसी तो कोई चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि अपन कॉम्प्लेक्स नंबरों को छोटा बड़ा नहीं बता सकते। लेकिन मॉड ऑफ Z1 ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z2 या मॉड ऑफ Z2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1, ये चीज़ें अपन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, उन पे अपन ध्यान लगाते हैं। पहली चीज़,
मॉड ऑफ जेड का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि मॉड ऑफ जेड है, ये अपन का कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो ओरिजिन की और जेड से जो दूरी है, जेड क्या है अपन का x प्लस आयोटा वाई, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे माना ये यहाँ पर है। तो ये जो दूरी है, इस दूरी को अपन क्या, ये दूरी किसके बराबर होती है, मॉड ऑफ जेड के। अपन दूरी सूत्र में ऐसे भी देखते हैं कि कोई बिंदु है x और y, इस बिंदु की ओरिजिन से जो दूरी है, मान लिया ये बिंदु है P, तो ओरिजिन से इसकी दूरी अपन कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र क्या क्या होता है, दूरी सूत्र होता है, दो बिंदु हैं x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2, इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं अपन, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ऐसे ही निकालते हैं। तो ओरिजिन की और p की अपन दूरी कैसे निकालेंगे, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, ऐसे तो निकालेंगे। तो ये किसके बराबर आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होते हैं, मॉड ऑफ जेड के। ठीक है, तो अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लेना कि मॉड ऑफ जेड का मतलब है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में जहाँ भी होगा वहाँ से लेकर के और ओ तक की, यानी कि ओरिजिन तक की दूरी। ठीक है, दूसरी चीज़ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा। ठीक है, तो ये कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, यहाँ पर माना Z1 है और यहाँ पर माना Z2 है। तो ऐसी स्थिति में मॉड ऑफ Z किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ Z बराबर होगा Z1 से लेकर के और ओरिजिन तक की दूरी के। ठीक है, मॉड ऑफ Z1, और मॉड ऑफ Z2 किसके बराबर होगा, उसे लेकर के और Z2 तक की दूरी के। अब यहाँ पर अपन इनको अगर नाम दें P और इसको जैसे Q नाम दे लो, तो अपन OP और OQ को साइड मान करके एक समांतर चतुर्भुज बनाएं। तो समांतर चतुर्भुज अपन का ऐसा बनेगा, तो ये जो बिंदु होता है, ये बिंदु अपन का दर्शाएगा Z1 प्लस Z2 को। ठीक है, ये बिंदु अपन को किसको दर्शाएगा, Z1 प्लस Z2 को। तो O से लेकर के और इस बिंदु तक की जो दूरी होगी, ये दूरी बराबर होगी मॉड्यूलस Z1 प्लस Z2। ठीक है, अब इसके बारे में और देखते हैं, इसको और अच्छे से देख ले एक बार। ये अपन का कोई आर्गेंट प्लेन है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये ओरिजिन हो जाएगा, यहाँ पर कोई बिंदु है Z1, यहाँ पर कोई बिंदु है Z2 Q, यहाँ पर कोई बिंदु हो जाएगा दूसरा Q Z2। अब इन दोनों को मिला करके अपन एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, इस समांतर चतुर्भुज का ये एक विकर्ण हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज का दूसरा विकर्ण हो जाएगा। इस बिंदु को R नाम दिया अपन ने, Z1 प्लस Z2। एक पॉइंट यहाँ पे Z1 है जिसके कोऑर्डिनेट अपन मान के चलें x1 y1, मतलब पॉइंट Z1 क्या हो जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 पॉइंट क्या हो जाएगा, x2 y2। तो Z2 नंबर क्या हो जाएगा, x2 प्लस आयोटा y2, इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा x1 y1। अगर एक पॉइंट x1 है, दूसरा x1 y1 है और दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो इनका जो मिडिल पॉइंट है, इनका जो मिड पॉइंट है या मध्य बिंदु, ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब ये ओरिजिन है, यहाँ पर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कौन सा है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, R। इस चीज़ को इस तरीके से देखें कि PQ का जो मिड पॉइंट है वो भी यही होगा, और OR का जो मिड पॉइंट है वो भी कौन सा होगा, यही वाला। तो एक तो ओरिजिन है,
ठीक है। एक अपन का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कौन सा है अपन का, ये वाला x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, और एक अपन का पॉइंट है r। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो मध्य बिंदु होता है, ये मध्य बिंदु इस विकर्ण का भी है और इस विकर्ण का भी है, तो उस हिसाब से ये मध्य बिंदु अगर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 है, एक पॉइंट ये वाला ओरिजिन है, तो ये जो r है, ये r कौन सा होगा, r होगा x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। आप चाहे तो करके देख सकते हैं कि एक साइड ओरिजिन लेना है और एक साइड लेना है अपन को x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2, ठीक है। तो इस पॉइंट को लेके और ओरिजिन को लेके मध्य बिंदु कौन सा निकलेगा, ये वाला, ठीक। ऐसे अपन समझ सकते हैं, पर इतना अपन को याद नहीं रखना, अपन को तो बस इतना सा देखना है कि एक पॉइंट अगर अपन का x1 y1 है या z1 है, दूसरा पॉइंट अपन का z2 है x2 y2, तो इन दोनों से जो समांतर चतुर्भुज बनेगा, तो ये जो OR है, ये जो लाइन है, ये अपन को इसकी जो लंबाई है किसको दिखाएगी, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 को, ठीक है। अब देखो अपन को समझना है अगर कि मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 इसका क्या मतलब होता है, तो इसको अपन ऐसे लिखें। देखो पहले इसका मतलब समझाऊँ अगर मैं, तो यहाँ पे अगर अपन का z1 है और यहाँ पे अपन का z2 है, तो z1 से लेकर के और z2 के बीच की जो दूरी होती है, ये जो दूरी है, ये दूरी होती है अपन की मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2, ठीक है। किस तरीके से होती है इसको अपन ऐसे देखेंगे, z1 माइनस z2, z1 क्या है अपन का x1 प्लस आयोटा y1 माइनस z2 क्या है अपन का x2 प्लस आयोटा y2। रियल टर्म्स को अपन एक साथ लिखें तो x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2, ठीक है। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट है x1 माइनस x1 और इमेजनरी पार्ट है y1 माइनस y2, इसका अपन मॉड्यूलस निकालेंगे, मापांक निकालेंगे, तो मापांक किसके बराबर आएगा, रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजनरी पार्ट कितना है, माइनस y2 का स्क्वायर। और ये क्या है, ये वास्तव में दूरी सूत्री तो है। अगर z1 को अपन p बिंदु बताएं, z2 को अपन q बिंदु लगाएं, तो ये जो दूरी है, ये दूरी पी क्यू के बराबर ही तो है, मतलब z1 से लेकर के z2 के बीच की दूरी, ठीक है। तो वापस से अपन का समांतर चतुर्भुज, ये बिंदु अगर z1 है, ये बिंदु z2 है, तो z1 से लेकर के z2 तक की जो दूरी है, ये किसके बराबर होगी, z1 मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 के, ठीक है। ये वाला जो बिंदु है, ये z1 प्लस z2 को बताएगा, और O से लेकर के और R तक की दूरी या यहाँ तक की जो दूरी है, ये किसके बराबर होगी, ये जो दूरी है ये बराबर हो जाएगी मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 के बराबर। ये जो दूरी है P और Q, ये PQ दूरी हो जाएगी मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 के बराबर, ठीक है। अब अपन कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे यहाँ पर अपन का अब एक चीज़ पहले एक बार समझो कि z1 है x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है। तो मैं इस बिंदु को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कोई बिंदु है P z1, या फिर मैं ऐसे लिखूँ x1 y1, तो ये एक ही बात है, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई बिंदु है x y, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहा है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, x प्लस आयोटा y, तो ये सारी चीज़ें एक ही है, ठीक है। अब z1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, जो कि है अपन का x1 प्लस आयोटा y1। तो माइनस z2 कहाँ पर होगा, माइनस z2, अगर z1 है
x1 प्लस आयोटा y1, तो माइनस z1 सॉरी, तो माइनस z1 क्या हो जाएगा, माइनस x1 माइनस आयोटा y1, मतलब x1 भी माइनस और y1 भी माइनस, तो माइनस x1 और माइनस y1 ये कहाँ पर होगा, ये होगा जितनी दूरी ओरिजिन से लेकर P तक की होगी उतनी ही दूरी ओरिजिन से लेकर Q तक की होगी, और ये सीधा एक ही लाइन में होंगे P, O और Q, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बिंदु होगा, माइनस Z1, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस x1 कॉमा माइनस y1, ठीक है। अब अगर मुझे देखना है कि Z1 माइनस Z2 का मतलब, अगर अपन इसी तरीके से देखें Z1 प्लस Z2 के तरीके से, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं Z1 प्लस माइनस Z2, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कौन कौन से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम है, एक तो Z1 का और दूसरा माइनस Z2 का, ठीक है। तो इन दोनों को एक बार अलग से देखेंगे ना, यहाँ पे तो ये माइनस, ये तो Z1 है और ये माइनस Z1 है, ठीक है। माइनस कैसे करते हैं वो यहाँ पे बता दिया। अगर कॉन्जुगेट देखना हो, इसको देखेंगे अभी, एक सेकंड है ना, पहले यहाँ पे एक और चीज़ देख लो। अगर कॉन्जुगेट होगा तो x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई। तो जो कॉन्जुगेट है उसमें x तो यही रहेगा, लेकिन y कैसा हो जाएगा, माइनस में। तो ये जो पॉइंट है Z1 बार, इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, x1 कॉमा माइनस y1, x1 कॉमा माइनस y1, x1 पॉजिटिव और y1 कैसा, नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ रहेगी कि Z1 मॉड ऑफ Z1 का मतलब ओरिजिन से लेके Z1 की दूरी, माइनस मॉड ऑफ Z1 ओरिजिन से लेके माइनस Z1 तक की दूरी, तो ये दोनों दूरियाँ बराबर है तो इन दोनों के मॉड भी बराबर होंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को दिमाग में रखना, ये आपस में इंटरलेट करके चलती है। अब एक बार देखो दोबारा से, यहाँ पे पॉइंट है Z2, इस पॉइंट को अपन ने माना Q, तो इसके लिए माइनस Z2 कहाँ पर होगा, इसी लाइन पर। जितना दूर ओरिजिन से Q है उतना ही दूर ओरिजिन से ये वाला बिंदु होगा, इसको अपन Q डैश नाम दे देंगे, और ये कौन सा है, Z2, ठीक है। अगर जैसे ये माना x2 कॉमा y2 है, तो ये वाला बिंदु कौन सा होगा, माइनस x2 कॉमा माइनस y2, ठीक है। अब कोई बिंदु है यहाँ पर Z1, ठीक है, Z1 x1 y1 हो जाएगा। अब एक तो अपन को बिंदु लेना है Z2, मतलब अपन यहाँ पे क्या निकालना चाह रहे हैं, Z1 माइनस Z2 को, ठीक है, Z1 माइनस Z2 को। अगर और ज़्यादा प्रिसाइजली बोलूँ तो ऐसे, इसका मतलब समझना चाह रहे हैं अपन बस। इसको अपन कैसे लिखेंगे, Z1 प्लस माइनस Z2। तो कौन कौन से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करेंगे अपन, एक तो Z1 का और दूसरा माइनस Z2 का। अब Z2 से अपन ने माइनस Z2 निकाल ली, तो अब इससे कोई मतलब नहीं है। ये अपन का Z1 है और ये अपन का Z2 है, तो अपन इन दोनों को जोड़ेंगे। मतलब जैसे अपन ने पहले Z1 प्लस Z2 निकाला था ना, वो कैसे निकाला था अपन ने, जो भी दो भुजाएं, इन दोनों भुजाओं से मिलकर बनने वाला अपन एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है। इस समांतर चतुर्भुज का जो तीसरा बिंदु अपन को मिलेगा, ये जो बिंदु होगा, ये Z1 और माइनस Z2 इन दोनों का क्या होगा, योग। तो Z1 प्लस माइनस Z2, या इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z2, ठीक है। अब इसी को अपन यहाँ पर मिलाएं अगर, तो इस चित्र से अपन आराम से देख सकते हैं कि ये वाली जो भुजा है वो इसके कैसे होगी, बराबर। मतलब ओरिजिन से लेकर के और Z1 माइनस Z2 तक की जो दूरी होती है वो Z1 और Z2 के बीच की दूरी के बराबर है। मतलब Z1 माइनस Z2 का जो मोड है ये क्या है, Z1 से Z2 तक की दूरी, ठीक है।
और अगर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना हो तो अपन इस चित्र से समझ सकते हैं ये चीज़, ठीक है। अब एग्ज़ाम में हो सकता है अपन को थोड़े बहुत ही और इधर उधर करने पड़ जाएं, तो वो उसी हिसाब से करेंगे अपन। अब देखो समिश्र संख्याओं के कोणांक क्या होता है। कोणांक का मतलब मैं आपको एक बार सीधे सीधे समझा दूँ। तो जैसे अपन का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, ये होगा अपन का x1 y1 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, या xy मान लो। तो x एक्सिस के साथ में इसका जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं अपन कोणांक। ये इसका बेसिक आइडिया है, ठीक है। हालांकि इसमें और भी डिटेल्स हैं, पर बेसिक आइडिया क्या है कि x एक्सिस से जो ओरिजिन और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मिलाने वाली रेखा का एंगल बनेगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, कोणांक या एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये y के बराबर होगी अगर इसको x y माने तो, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये किसके बराबर होगी, x के बराबर, तभी तो इसका एंगल x, y बनेगा। अब x और ये क्या है y, ये लंब और ये क्या है आधार, और लंब और आधार में क्या रिलेशन होता है, लंब बटा आधार बराबर tan, अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा, ठीक है। तो अगर अपन को थीटा लिखना होगा तो थीटा बराबर tan इनवर्स, और लंब क्या है यहाँ पर y, और आधार क्या है यहाँ पर x। तो अपन थीटा को कैसे बताएंगे, tan इनवर्स y अपॉन x। हालांकि इसमें भी थोड़े बहुत और भी डिटेल्स हैं। तो ये जो कोणांक है ये कोणांक होता है थीटा, ठीक है। इसको लिखते हैं अपन एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल, इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल, और ये होता है tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। मतलब y पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अपन को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। हालांकि ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे इनके बेस्ड पे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू डिसाइड होती है, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लो कि ये जो थीटा की वैल्यू है, जैसे जैसे यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये है थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर थीटा आएगी तो हो सकता है इसकी वैल्यू थीटा प्लस 2 पाई भी आ जाए, हो सकता है इसकी वैल्यू थीटा प्लस 4 पाई भी आ जाए, ठीक है। ऐसे इसकी कई सारी वैल्यू आ सकती हैं। तो अपन क्या है, थीटा की जो वैल्यू है वो -पाई से लेके और पाई के बीच की ही लेते हैं, इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। इसके बाहर की कोई वैल्यू नहीं लेनी अपन को, जो एम्पलीट्यूड लेना है वो इसके बीच का लेना है। अब ये जो अपन एंगल देखते हैं ना, इसके बारे में एक छोटा सा रूल है वो भी याद रखना। अगर अपन एंगल कैसे ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल अपन प्लस का लेते हैं, और अगर अपन एंगल क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो अपन एंगल कैसे लेंगे, माइनस का। उदाहरण के लिए अगर यहाँ पर कोई एंगल है थीटा तो इसको अपन कैसे देखेंगे, क्लॉकवाइज, तो ये तो कैसा होगा, पॉजिटिव थीटा। पर ये भी एंगल अगर थीटा है तो इस एंगल को अपन कैसे बना रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंगल हमेशा कौन सी एक्सिस से बनेगा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से। तो अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो अपन थीटा कैसे लेंगे, पॉजिटिव, और अगर अपन क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो थीटा अपन कैसे लेंगे, माइनस का, नेगेटिव। होने को तो ये थीटा ही है, लेकिन अपन इसको लिखेंगे कैसे, माइनस थीटा, जहाँ पे माइनस अपन को एंगल को लेने की साइड बताएगा, ठीक है। तो अब अपन लिखें एक बार, एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल, अब x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो तब तो थीटा कैसे बनेगा, थीटा कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में होगा, पहले में, जब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जैसे अपन का नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है x y, तो इसको देखने के लिए एंगल कौन सा बना, थीटा बना। तो ये अपन कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना,
ये जो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है, इसको अगर मैं थीटा ही लिख दूँ तो शायद और भी ज़्यादा क्लियर रहे, तो बराबर थीटा। अगर x अपन का लेस देन जीरो है लेकिन y अपन का ग्रेटर देन जीरो है, तो पॉइंट कहाँ पे पहुँच जाएगा? दूसरे क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा, जहाँ पे x नेगेटिव होता है लेकिन y कैसा होता है? पॉजिटिव। अब यहाँ पर अपन दोबारा से वही ज्योमेट्री वाली चीज़ यूज़ करके देख सकते हैं कि एंगल थीटा कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा होगा। पर अपन को जो एंगल देखना होता है ना, देखो थीटा कौन सा है? ये वाला टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वो एंगल कौन सा है? ये। लेकिन एम्पलीट्यूड जो होगा वो एम्पलीट्यूड होगा ये। दोबारा से अलग चित्र बना लें। ये अपन का पॉइंट है एक्स वाई, जिसमें वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है। तो ज्योमेट्री से जो थीटा होगा वो ये होगा। थीटा क्या है अपन का? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। लेकिन एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ये क्या बताएगा? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये जो लाइन है एक सेकेंड, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये वाली जो लाइन है, ये लाइन, ये कितना एंगल बना रही है? तो कितना एंगल बना रही है? इतना एंगल बना रही है। तो ये एंगल कितना हुआ? पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल पाई, उसमें से अपन थीटा को माइनस कर देंगे तो पाई माइनस थीटा। और जब अपन एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो एंगल कैसा लेंगे अपन? पॉजिटिव, पाई माइनस थीटा। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड वाई अपॉन एक्स, ठीक है। कब? जब एक्स लेस देन जीरो और वाई ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है। अब क्या हो अगर पॉइंट अपन का यहाँ पर हो, मतलब एक्स भी लेस देन जीरो और वाई भी लेस देन जीरो, ठीक है। तो ज्योमेट्री से थीटा कौन सा होगा? ज्योमेट्री से थीटा जो होगा वो होगा अपना ये वाला। अपन चाहे तो करके देख सकते हैं, लंब बटे आधार बराबर ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ठीक है। अब x एक्सिस की जो पॉजिटिव साइड है उससे जो एंगल बन रहा है वो एक तो एंगल बन रहा है ये वाला, और एक एंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला। अब अपन ने एक चीज़ बोली थी कि एम्पलीट्यूड, अब देखो ये दोनों ही सही है, इन दोनों में गलत कुछ नहीं है। जब अपन कोई क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है आंसर दोनों ही दे दे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपन ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि अपन जो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड लेंगे वो माइनस पाई से लेके और पाई के बीच में लेंगे, लेकिन ये वाला जो है ये पाई से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज इसको देखेंगे तो ये पाई से ज़्यादा हो जाता है, तो अपन कौन सा वाला लेंगे? क्लॉकवाइज वाला। तो क्लॉकवाइज अब पूरा कितना है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो स्ट्रेट लाइन है ये 180 डिग्री की होती है, उसमें से अपन थीटा हटा देंगे तो ये कितना बचेगा? पाई माइनस थीटा। लेकिन चूंकि अपन ने इसको क्लॉकवाइज देखा है, मतलब अपन ने इसको एंगल कैसे देख रहे हैं? इसको क्लॉकवाइज देख रहे हैं ना, तो अपन को ये एंगल कैसा लेना पड़ेगा? माइनस का। तो माइनस पाई माइनस थीटा, या ये हो जाएगा थीटा माइनस पाई, ठीक है। जहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। और इसी तरीके से अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, जहाँ पे एक्स तो ग्रेटर देन जीरो है लेकिन वाई लेस देन जीरो है, तो वहाँ पर ये वाली वैल्यू थीटा हो जाएगी। लेकिन अपन चूँकि इसको क्लॉकवाइज काउंट कर रहे हैं तो इसलिए अपन एम्पलीट्यूड किसके बराबर लिखेंगे? माइनस थीटा के बराबर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबरों का एक बहुत ही बेसिक सा आइडिया ले लो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब अपन आर्गेंट प्लेन में दिखाते हैं या एक्स वाई प्लेन में दिखाएंगे इस मान लो, तो उसमें दो चीज़ें रहेंगी। एक तो ये कि वो ओरिजिन से कितना दूर है, ठीक है। तो वो तो जैसे यहाँ पे पॉइंट है जेड, तो ओरिजिन से वो जितना दूर है ये तो हो जाएगा मॉड जेड। लेकिन मॉड जेड दूरी पर अकेला यही बिंदु थोड़ी होगा। अगर अपन इस दूरी का एक पूरा सर्कल बना दें तो इस पूरे सर्कल पर जितने भी बिंदु होंगे वो सभी बिंदु कितने दूरी पर होंगे? वो सारे ही बिंदु मॉड जेड दूरी पर होंगे। इसीलिए अपन एम्पलीट्यूड दिखाते। ये तो क्या हो जाएगा अपन का? मापांक। और ये क्या हो जाएगा अपन का? कोणांक। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मापांक है मॉड जेड
और जिसका कोणांक है थीटा, या जिसको अपन ऐसे ही बोलते हैं tan इनवर्स y अपॉन एक्स, तो ये फिक्स होता है। अब ये वाला जो बिंदु है वो अकेला यही बिंदु होगा, इसके अलावा और कोई दूसरा बिंदु नहीं हो सकता। बिंदु मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड के थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं अपन, कि अपन एक चीज़ देख ही ली कि एम्पलीट्यूड ऑफ z की जो वैल्यू है ये क्लोज इंटरवल -पाई टू पाई में से लेंगे अपन, ठीक है। और अगर वैल्यू इस इंटरवल में से है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू। आई बात समझ में। और अगर इसका व्यापक मान देखना हो, क्योंकि tan इनवर्स y अपॉन एक्स को सेटिस्फाई करने वाला थीटा का कोई अकेला मान नहीं होता, इसके और भी बहुत सारे मान होते हैं। तो वो मान होते हैं अपन के जब अपन एम्पलीट्यूड ऑफ z में 2n पाई को ऐड कर दें, ये जो वैल्यू होगी वो भी इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो ये इसकी जनरल वैल्यू हो गई। ये कैसी, अगर इसी जनरल वैल्यू में से कोई मान -पाई से लेके पाई के बीच में मिल रहा है अपन को, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मुख्य मान, ठीक है। चलो इससे और समझ में आ जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल क्या हो अगर y इक्वल 0 हो और x ग्रेटर देन 0 हो। ये देख लो, y 0 कहाँ पर होता है, y 0 होता है x एक्सिस पर, और x क्या है, x कैसा है अपन का, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब इधर। अब y 0 है x एक्सिस पर, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी x एक्सिस पर, और x कैसा है, पॉजिटिव, तो x ओरिजिन से लेके इधर की साइड होगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर कहीं पर भी हो सकते हैं। तो जितने भी पॉइंट इस लाइन पर होंगे वो सारे पॉइंट इसी लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 0 डिग्री का। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 0। एम्पलीट्यूड क्या है, x एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ में बनाया गया एंगल ही तो है। क्या हो अगर y तो 0 है लेकिन x लेस देन 0 है। अब पॉइंट कहाँ पर होंगे, अब पॉइंट होंगे y 0 कहाँ पर होता है, x एक्सिस पर, लेकिन x चूँकि लेस देन 0 है तो x लेस देन 0 कहाँ होता है, ओरिजिन से लेकर के और इधर की साइड। अगर कोई पॉइंट यहाँ से लेकर के और इधर की साइड है तो x एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ में उसका एंगल कैसे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। तो ये एंगल कितना है, पाई। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया इन सारे पॉइंट्स का, पाई। क्या हो अगर x इक्वल 0 हो और y ग्रेटर देन 0 हो। अब पॉइंट कहाँ पर होंगे, x 0 कहाँ पर होता है, y एक्सिस पर, पूरी y एक्सिस पर x हमेशा 0 होता है। और y ग्रेटर देन 0 तो पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन से लेकर के और y एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये x एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये वाला कितना डिग्री का एंगल है, ये π/2। तो इसका इन सभी पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, π/2। समझ रहे हो बात को। अगर x इक्वल 0 हो और y लेस देन 0 तो सारे पॉइंट कहाँ पर होंगे, यहाँ से लेके इस वाली लाइन पर। अब ये जो लाइन है इसको दोबारा बना रहा हूँ मैं, ओरिजिन से लेकर के और y एक्सिस की नेगेटिव साइड, ये वाली जो साइड है ये x एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ में दो तरीके से एंगल बना सकती है। एक तरीके से एंगल तो ये ऐसे बना सकती है और एक तरीके से एंगल ये ऐसे बना सकती है। पर अब चूँकि अपन सिर्फ मुख्य मान लेते हैं तो ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये डिग्री हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पाई प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक π/2, मतलब ये पाई से ज़्यादा का हो जाएगा। तो अपन ऐसे नहीं लेते, अपन लेंगे जो -पाई से पाई के बीच में हो। तो अगर अपन इधर से इधर को देखें तो ये एंगल कितने का है, π/2 का, ठीक है। पर मैंने आपको बताया था जब अपन एंगल को क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो वो एंगल अपन कैसा लेंगे, माइनस में। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, -π/2, ठीक है। ये होता है एम्पलीट्यूड। अब इसको समझना तो खैर फिर भी ठीक है, पर इसकी प्रॉपर्टीज़ याद रहनी चाहिए।
अब इसमें ये वैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें एक एक करके तो क्या बताऊँ, इन सबको एक बार खुद से और करके देख लेना, ठीक है, कि z बार का ये क्यों है, z इनवर्स का ये क्यों है, आयोटा z का ये क्यों है, ये सब अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना तो बहुत हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों से, ठीक है। और ये z की पावर n ये क्यों होता है, खैर ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आई वाला, इसको तो अपन आइलर प्रमेय से और अच्छे से समझ सकते हैं, इसको चाहो तो रहने देना, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इक्वल आर्ग्यूमेंट ऑफ z इनवर्स इक्वल माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल थीटा हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इनवर्स इक्वल माइनस थीटा, अगर मुख्य मान लो तो माइनस थीटा, और अगर व्यापक मान लो तो इसमें 2k पाई और ऐड कर देंगे अपन। इन सबको याद कर लेना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला तो खैर, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 तो एम्पलीट्यूड ऑफ z1 हो जाएगा, और 1/z2 का माइनस एम्पलीट्यूड z2 हो जाएगा, z1 डॉट z2 का दोनों में ऐड हो जाता है, ये कुछ कुछ लॉग के जैसे होता है, खैर ठीक है, ये याद होनी चाहिए अच्छे से। अब सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, सम्मिश्र संख्या का जो ध्रुवीय रूप है इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो मूल बिंदु से दूरी और एक इनिशियल लाइन से जो एंगल बनता है वो, तो एक मापांक और कोणांक के जैसा ही है। ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप अपन कार्तीय प्लेन में किसी भी बिंदु का लिखते थे पहले तो, अब यहाँ पे बिंदु को अपन कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने लग गए तो अब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप लिख देंगे। ध्रुवीय रूप में दो कोऑर्डिनेट होते हैं r और थीटा, इस r को तो मैग्नीट्यूड ऑफ z समझ के चले अपन, मॉड्यूलस ऑफ z, और थीटा को अपन एम्पलीट्यूड समझ के चले, मतलब कोणांक वाला, ठीक है। तो एक अपन इनिशियल लाइन लेंगे, और ये इनिशियल लाइन अपन कौन सी लेंगे, x एक्सिस की पॉजिटिव साइड, ठीक है। यहाँ पे कोई अपन का पॉइंट है z1 जो अपन का x1 या xy है। अब मूल बिंदु से लेकर के और z तक की दूरी है, ये क्या होती थी, z होती थी ना, मॉड्यूलस ऑफ z होती थी, इसको अपन क्या बोलेंगे r। तो अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है r, ठीक है। और इनिशियल लाइन जो कि यहाँ पे क्या है x एक्सिस की पॉजिटिव साइड, उसके साथ बनाया गया एंगल कितना है थीटा, तो अब थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे ये वाला। तो ध्रुवीय रूप अगर अपन को लिखना है कि z इक्वल, इसी पॉइंट का लिख रहा हूँ, x प्लस आयोटा y, इसका जो ध्रुवीय रूप है वो हो जाएगा r थीटा, जहाँ पे r क्या है मॉड्यूलस ऑफ z और थीटा क्या है यहाँ पर tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। ये अब ध्रुवीय रूप ज्ञात करना बहुत आसान है, 1 + 3 आयोटा, ऐसा कैसा करो इसको बार ऐसे देख लो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं पर कोई बिंदु है 1 + √3 आयोटा, √3 है शायद, हाँ √3 आयोटा, ये कोई कॉम्प्लेक्स का बिंदु है, इसको अपन को चेंज करना है ध्रुवीय रूप में। ध्रुवीय रूप में अपन लिखते हैं r और थीटा। r क्या होता है इसमें, मूल बिंदु से लेकर के और इस तक की दूरी, मतलब मॉड्यूलस ऑफ z, ठीक है। तो मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस कितना निकलेगा 1 + √3 आयोटा का मॉड्यूलस इक्वल √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, और ये कितना होगा 1 + 3 = 2। तो r की जगह कितना हो गया 2, और इसका अपन थीटा कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स y अपॉन x, y कितना है √3/1, tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री या π/3, तो थीटा कितना हो जाएगा इसका π/3, ठीक है। तो अच्छा ये तो इसके एंगल निकला है। ध्रुवीय रूप अपन ऐसे लिखते हैं, r और थीटा की वैल्यू आ गई ना, तो ध्रुवीय रूप अपन ऐसे लिखते हैं कि x + आयोटा y इक्वल, इसके करस्पॉन्डिंग अपन ने r और थीटा निकाल लिए, तो जो ध्रुवीय रूप है वो लिखा जाएगा r × cos थीटा + आयोटा sin थीटा, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे ध्रुवीय रूप, जहाँ पे r की वैल्यू अपन को पता है और थीटा की वैल्यू पता है। r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 cos π/2 + आयोटा sin π/2, ठीक है। ये तो पोलर कोऑर्डिनेट है, ये अगर इनको वैसे बोले तो ये अपन के पोलर कोऑर्डिनेट है। और सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप अपन ऐसे लिखते हैं, इसको याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। x + आयोटा y = r × cos थीटा + आयोटा sin थीटा, ठीक है।